Hello students, welcome back to this 10 class channel. This is Babita Sharma and today we will discuss another important topic in 12th class chapter number 6 molecular basis of inheritance. So students, today we will discuss the topic is Michelson and Stahl experiment. Clear students? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने पढ़े, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा था स्टूडेंट्स. तो हर एक्सपेरिमेंट कुछ प्रूव कर रहा है. तो यहाँ आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ी थी. कैसी होती है डीएनए रेप्लिकेशन? सेमी कंजर्वेटिव. कौन सी होती है? सेमी कंजर्वेटिव. सेमी मतलब हाफ, जिसमें वन स्ट्रैंड तो क्या आता है? पेरेंटल आता है. और कंजर्व मतलब उसी पेरेंट की इंफॉर्मेशन को कंजर्व करना, सेव करना. तो वन स्ट्रैंड आने की वजह से ये तो हाफ हुआ ना डीएनए का. पूरा डीएनए क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड. और उसका हाफ क्या होगा? वन स्ट्रैंड. तो हाफ जो पेरेंट्स का स्ट्रैंड आ जाता है न्यू जनरेशन में, और वन स्ट्रैंड स्टूडेंट्स न्यूली सिंथेसाइज होता है. एक स्ट्रैंड नया बनता है और एक पेरेंट्स का ही होता है. तो इस टाइप के नेचर को क्या बोल रहे थे स्टूडेंट्स? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. इसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन कौन सी एंजाइम्स डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बिगेस्ट रोल होता है, जिसका जो न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन कराता है, पॉलीमराइजेशन में हेल्प कराता है. सेकंड हमने बात की थी हेलिकेज, जो बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा. लाइकेज, जो फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देगा. ओकाजा की फ्रेगमेंट्स आपने पढ़ी थी, जो डिसकंटिन्यूस बनती है और फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइकेज. क्लियर स्टूडेंट्स? और एक और इम्पोर्टेंट चीज बताई थी मैंने आपको कि डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज होता है, और वो एनर्जी की फुलफिलमेंट कौन करता है? डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. ये कंप्लीट मतलब जितनी भी एनर्जी के डोल नेचर होते हैं, दो नेचर होते हैं स्टूडेंट्स. ये कंप्लीट तो प्रॉपर रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है रेप्लिकेशन में उसको प्रोवाइड करता है. जैसे हमारी बॉडी में व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? एटीपी. कहाँ होती है, कहाँ रिलीज होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. क्लियरली स्टूडेंट्स? Similarly, in case of DNA, where is the most need of energy during DNA replication, then deoxyribonucleotide triphosphate work as a source of energy for that process. तो students, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो DNA रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव है, ये तो हमें पता है. क्लियर? लेकिन इसको प्रूव कैसे किया? तो इसको स्टूडेंट्स दो साइंटिस्ट ने प्रूव किया था, मेसेल्सन एंड स्टाहल. मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं. इन कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर किसने प्रूव किया था डीएनए का. तो स्टूडेंट्स जितने भी साइंटिस्ट के नेम होंगे उनमें से ये नेम को आपको टिक करना है. क्लियर? मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट. और ये कब दिया था स्टूडेंट्स? 1958 में. कब दिया था? 1958 में. इसमें क्या किया गया था स्टूडेंट्स? इसमें डीएनए को ही स्टडी किया गया था प्रोकैरियोट्स में. इकोलाई होती है ना प्रोकैरियोट्स में. इकोलाई के तैयार किया कोलाई. ये होती है ना स्टूडेंट्स इकोलाई. इस बैक्टीरिया को स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट्स, इसकी सेल डिवाइड जो है हर 20 मिनट्स में करती है. किसी में 18 मिनट्स या 19 मिनट्स है, लेकिन नहीं है, 20 मिनट्स में एग्जैक्ट सेल डिवाइड कर जाती है ये. क्लियर स्टूडेंट्स? तो 20 मिनट्स में इकोलाई डिवाइड करती है. सेकंड स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर था वो इकोलाई के ऊपर स्टडी किया गया था. ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इकोलाई को ही लिया था और इकोलाई को एक मीडियम में ग्रो कराया, जिसमें क्या यूज किया गया? अमोनियम क्लोराइड. नाइट्रोजन की फॉर्म ली गई. अमोनियम क्लोराइड के थ्रू नाइट्रोजन की दो फॉर्म ली गई. आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? 7 होता है. मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर स्टूडेंट्स 14 होता है. अब जो नाइट्रोजन होते हैं इसके आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं. आइसोटोप्स मतलब वो कंपाउंड्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो होता है डिफरेंट होता है. क्लियर? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा,
लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। तो नाइट्रोजन के भी स्टूडेंट्स आइसोटोप्स आपको पता चल गए। नाइट्रोजन के भी स्टूडेंट्स दो आइसोटोप्स है, एक है हैवी आइसोटोप और एक होता है लाइट आइसोटोप्स। हैवी आइसोटोप तो हो जाता है स्टूडेंट्स N15, इसका भी एटॉमिक नंबर तो 7 रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो गया, वो N15 है। और लाइट में स्टूडेंट्स क्या होता है N14। क्या होता है स्टूडेंट्स N14, जो नॉर्मल एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है डीएनए का, सॉरी नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर होता है नेचुरली वो क्या होता है N14, लेकिन उसका एक और आइसोटोप और प्रेजेंट होता है, वो होता है N15। क्या होता है स्टूडेंट्स N15। तो ये दो आइसोटोप्स फॉर्म होती है नाइट्रोजन की। N15 वाले को हैवी आइसोटोप बोलते हैं, N14 वाले को लाइट आइसोटोप बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये जो इधर बताया गया है कि ऐसा नहीं है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, जैसे आपने कहीं पढ़ा है रेडियो एक्टिव यूज करते हैं, तो रेडियो एक्टिव नहीं है। यहाँ हम बात करें हैवी और लाइट आइसोटोप्स की, एंड दीज आर नथिंग ओनली द atomic number, those compounds whose atomic number is same but atomic mass number is different। तो इसकी दो फॉर्म्स है, हैवी आइसोटोप N15 और लाइट आइसोटोप N14। ये स्टूडेंट्स तो कैसे इसके ऊपर स्टडी की गई। अब क्या किया गया था स्टूडेंट्स, इकोलाई सेल, जो इकोलाई सेल मैंने आपको बताया हर 20 मिनट्स में ग्रो करती है, तो इसमें इकोलाई सेल का स्टूडेंट्स डीएनए लिया गया। क्लियर। और इस इकोलाई सेल को कौन से मीडियम पे ग्रो कराया गया N15 पे लिया, तो ये था NH4Cl, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन था वो कौन से आइसोटोप्स का लिया, हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन इसमें लिया था। तो उसके बाद जब इकोलाई सेल 20 मिनट्स बाद डिवाइड करेगी तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, काफी सारी जनरेशन तक सारे कैसे आए N15 वाले, जितने भी इकोलाई सेल में डीएनए थे वो सारा डीएनए कैसे था N15, क्योंकि अब नॉर्मल स्टूडेंट सेल को ग्रो करा रहे हैं N15 वाले मीडियम पे, तो कुछ N15 सेल के अंदर जाएगा, नेचुरली ये जाएगा। जाने से क्या होगा, जितने भी जनरेशन आई इकोलाई की उनमें सबका डीएनए कैसे था, हैवी आइसोटोप्स। और ये कैसे ऑब्जर्व किया गया स्टूडेंट्स, यूजिंग द सीजियम क्लोराइड एज अ डेंसिटी फॉर सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन कराया गया जिसमें हैवी पार्टिकल्स नीचे और लाइट ऊपर आ जाएंगे। तो सेंट्रिफिकेशन एक टेस्ट ट्यूब ली गई जिसमें सेंट्रिफिकेशन हुआ स्टूडेंट्स। क्लियर। तो इसमें जो डेंसिटी ग्रेडियंट था वो क्या यूज किया गया, सीजियम क्लोराइड। डेंसिटी ग्रेडियंट क्या यूज किया गया था, सीजियम क्लोराइड। और इसमें स्टूडेंट्स क्या हुआ, सीजियम क्लोराइड को ऐसे ग्रो कराया। सीजियम क्लोराइड के प्रेजेंस में क्या हुआ, जो नाइट्रोजन 15 था ये हैवी है, और हैवी चीज तो नीचे की तरफ सेटल हो जाती है ना सेंट्रिफिकेशन के टाइम पे, तो ये नीचे सेटल हो गया। फिर स्टूडेंट्स क्या किया कि हर जनरेशन में N15 ही आ रहा है, फिर इसको N14 वाले मीडियम पे ग्रो कराना शुरू कर दिया। वो इकोलाई सेल जिसमें N15 हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का, देन अगेन इट ग्रो इनटू N14 लाइट आइसोटोप नाइट्रोजन पे उसको ग्रो कराना शुरू कर दिया। ऐसा मीडियम प्रोवाइड किया गया अमोनियम क्लोराइड का जिसके अंदर लाइट आइसोटोप नाइट्रोजन प्रेजेंट थे, जिससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, N14 जो था वो भी सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया। अब क्या हुआ, 20 मिनट्स के बाद जब सेल डिवाइड करी, जो नई जनरेशन आई उसमें क्या ऑब्जर्व किया गया जनरेशन 1 में स्टूडेंट्स, जनरेशन 1 बोलेंगे इसको, कि एक स्ट्रैंड तो कैसा था N15 हैवी डीएनए स्ट्रैंड था, और एक डीएनए स्ट्रैंड कैसा था N14। तो ये क्या हो गया, सेमी कंजर्व। सेमी तो क्या हो गया, हाफ तो पेरेंट्स का आ गया, और 1 क्या हो गया, जो न्यूक्लिक मीडियम हमने ऐड किया था N14 वाला। तो ये क्या बना स्टूडेंट्स, इधर हाइब्रिड। क्या बना इधर, ये हाइब्रिड। तो स्टूडेंट्स इसमें जब इसका हमने सेंट्रिफ्यूगेशन कराया तो क्या होगा, एक तो हैवी चीज और एक लाइट है, तो ना तो वो ज्यादा ऊपर होगी ना वो ज्यादा बॉटम पे होगी, तो वो कहाँ होगी, इंटरमीडिएट बीच में होगी, इंटरमीडिएट। तो हाइब्रिड कहाँ रहा, इंटरमीडिएट पे, जब उसको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में सेंट्रिफ्यूगेशन कराया गया। ग्रेविटेशनल फोर्स है, हैवी चीज को नीचे करेगा, लाइट चीज ऊपर ही रहेगी। पता है आपको, अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग, हैवी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगी। तो वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ हैवी चीज ना तो हैवी है ज्यादा ना लाइट है, तो ये इंटरमीडिएट में रहेगा। फिर स्टूडेंट्स हमने इसी मीडियम पे N14 वाले पे ही ग्रो कराते जा रहे थे बार बार इकोलाई सेल को। फिर क्या ऑब्जर्व किया गया
कि कुछ स्ट्रैंड्स तो मतलब 50% तो जो नई जनरेशन आई 40 मिनट्स में हो जाएगा ना, क्योंकि 2 डीएनए है तो इधर 40 मिनट्स में हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या किया, ये ऑब्जर्व किया कि 50% तो कैसे थे, लाइट डीएनए थे, 50% तो ऐसी इकोलाई सेल आई जिसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल था वो लाइट आइसोटोप्स था नाइट्रोजन का, जबकि 50% कैसे थे, हाइब्रिड थे, जिनमें 1 स्ट्रैंड तो लाइट डीएनए का था और जो 1 स्ट्रैंड था वो हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप का था। तो स्टूडेंट फिर क्या हो गया ये कि लाइट वाले ऊपर भी रहेंगे, 50% तो ऊपर रहेंगे, 50% इंटरमीडिएट में रहेंगे, बीच में रहेंगे। क्लियर, 50% तो ऊपर आ गया, 50% हाइब्रिड है जो इंटरमीडिएट मतलब सेंटर में रहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये चीज क्या प्रूव कर रही है कि डीएनए का नेचर कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। कैसा नेचर है, सेमी कंजर्वेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस करें बाद में। ये पहले नाइट्रोजन के ऊपर स्टडी कर ली थी, नाइट्रोजन की आइसोटोप्स यूज किए थे, हैवियर लाइट। उसके बाद जो था स्टूडेंट्स ये यूज किया गया इसमें थाइमिडीन भी, थाइमिडीन भी जो था स्टूडेंट्स इसके ऊपर ये किया गया वीसिया फाबा में। वीसिया फाबा में स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया गया। वीसिया फाबा आपको पता है, मटर जो होते हैं ना उसी की वैरायटी को बोलते हैं, बीन्स जो होते हैं वीसिया फाबा। इसके अंदर डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑब्जर्व किया गया। इन्हीं साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट थे, टेलर, ये नेम है साइंटिस्ट की, टेलर, और इसके साथ थे कुछ और साइंटिस्ट एंड हिज कलीग्स। क्लियर, टेलर एंड हिज कलीग, तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने वीसिया फाबा बीन्स की वैरायटी है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया टू ऑब्जर्व द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो दे यूज द रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। इन्होंने क्या यूज किया, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को डीएनए में इंट्रोड्यूस कराया। फिर क्या देखा कि आगे जो नई सेल बनी थी, इस डीएनए से आगे जो नई सेल में डीएनए बने उनके अंदर भी क्या आ रहा है, एक तो हाफ तो पेरेंट का आ रहा है और एक स्ट्रैंड कैसा आ रहा है, न्यूली सिंथेसाइज डीएनए, जिसमें थाइमिडीन भी था। तो स्टूडेंट जैसे नाइट्रोजन का यूज किया गया था, हैवी नाइट्रोजन का और लाइट आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन का, वैसे रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का भी यूज किया गया। वो वीसिया फाबा में, हमने इकोलाई में यूज किया था, वो यूज किया गया वीसिया फाबा बीन्स की वैरायटी में। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अभी हम इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके बुक में एक्सपेरिमेंट बना हुआ है कि कैसे इकोलाई सेल डिवाइड हुई, उसके अंदर मीडियम में ग्रो करा, कैसे N14 लाइट इंट्रोड्यूस हुआ सेल में और नई जनरेशन में आगे ट्रांसफर हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो हमने इकोलाई बैक्टीरिया लिया था, प्रोकैरियोट्स में हम बात कर रहे थे सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो जो इकोलाई बैक्टीरिया है, ये जो सेल होते हैं ना इकोलाई बैक्टीरिया के स्टूडेंट्स हर 20 मिनट्स में डिवाइड करती है। क्लियर, तो ये हमने इकोलाई बैक्टीरिया की सेल ली और इसको कौन से मीडियम में ग्रो कराया, N15 में, जो हैवी आइसोटोप्स था नाइट्रोजन का। क्लियर, दो आइसोटोप्स की बात करें हम, N14 और N15। 14 वाला लाइट होता है और N15 वाला हैवी आइसोटोप्स होता है। क्लियर, तो N15 वाले आइसोटोप्स में हमने इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया। फिर क्या हुआ, जो इकोलाई सेल थी अब उसके अंदर ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर क्या हो गया, उसकी इकोलाई सेल्स में स्टूडेंट्स N15 बैक्टीरिया जो था, जो N15 आइसोटोप था नाइट्रोजन का, वो इनकॉर्पोरेट हो गया। अब सपोज करो इकोलाई बैक्टीरिया है। क्लियर, अब हम इस बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे एक मीडियम में और उस मीडियम में क्या है, हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन N15 डीएनए है। अब वो क्या होगा, वो सेल में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर जाएगा इकोलाई सेल में। उसके बाद स्टूडेंट्स 20 मिनट्स में जब सेल डिवाइड होगी तो हर जनरेशन में क्या देखा गया, काफी जनरेशन तक ये नोटिस किया गया कि जितनी भी इकोलाई की सेल थी उन सबका डीएनए कैसा था, N15। कैसा था, N15। क्लियर, फिर क्या किया गया, मीडियम चेंज कर दिया कि N15 तो उनके अंदर था ही। फिर हमने क्या किया, इकोलाई बैक्टीरिया जिसके अंदर N15 डीएनए था
उसको किस पे ग्रो किया, N14 आइसोटोप पे। क्लियर? वो इकोलाई बैक्टीरिया जिसके अंदर N15 हैवी आइसोटोप्स था नाइट्रोजन का, उसको N14 वाले मीडियम पे ग्रो किया। लाइट मॉलिक्यूल जो था ना नाइट्रोजन का, उस मीडियम पे ग्रो किया। उसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब से उसके ऊपर ग्रो किया तो कुछ जनरेशन्स में, जब बहुत सारी जनरेशन्स में क्या देखा गया कि जो न्यू इकोलाई सेल बनी थी उनमें क्या था स्टूडेंट्स, एक स्ट्रैंड तो किसका था, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आपको पता है। तो एक स्ट्रैंड तो आया N15 डीएनए का ही, हैवी आइसोटोप्स का ही, और एक स्ट्रैंड किसका है स्टूडेंट्स, N14 डीएनए का, N14 डीएनए का। और ये पता कैसे चला, क्योंकि आपको मैंने बताया था इसमें क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें जो हैवी चीज होगी वो नीचे सेटल हो जाएगी और जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब इधर हैवी तो क्या है, नाइट्रोजन 15 आइसोटोप्स जो है नाइट्रोजन का हैवी है ये। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट, और इधर स्टूडेंट्स डेंसिटी ग्रेडियंट क्या लिया था, सीजियम क्लोराइड। क्या लिया स्टूडेंट्स, सीजियम क्लोराइड, जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन कराई। क्लियर? ये इकोलाई सेल्स ने इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन कराई। फिर क्या देखा कि जो N15 डीएनए तो हैवी आपको पता है, वो क्या, और हैवी चीज कहाँ हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन होगी, तो वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होगी। ये ऐसे भी हो सकता है, देखो ये टेस्ट ट्यूब ली तो हैवी डीएनए नीचे की तरफ सेटल हो गया। क्लियर? फिर कुछ जनरेशन्स के बाद जब ये ऑब्जर्व किया गया कि सभी इकोलाई सेल में हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन 15 है, तो उसको क्या कराया गया, N14 वाले मीडियम पे ग्रो कराया इकोलाई सेल को। क्लियर? तो क्या हुआ स्टूडेंट, जब ग्रो करा रहे थे तो कुछ जनरेशन्स के बाद क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो नई इकोलाई सेल बनी थी उनके अंदर एक स्ट्रैंड तो N15 डीएनए का था, हैवी आइसोटोप्स का, और एक स्ट्रैंड किसका था स्टूडेंट्स, N14 का। एक स्ट्रैंड किसका था, N14 है, लाइट आइसोटोप्स का। तो ये क्या बना, मतलब एक स्ट्रैंड तो क्या है, हैवी है, और एक कैसा लाइट है, तो दोनों क्या हो गया, डेंसिटी बीच की होगी ना तो हैवी है ना लाइट है, दोनों बीच की हैं, तो वो कहाँ रहेंगे, जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया सेंटर में, इंटरमीडिएट पे आ गए, सेंटर में आगे, ना वो नीचे सेटल डाउन हुए, और लाइट होता तो अपर सरफेस पे आ जाता। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्या हुआ, और ये जो बनेगा ना जिसमें एक स्ट्रैंड N15 डीएनए का होगा और एक स्ट्रैंड N14 का होगा, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइब्रिड। क्या बनेंगे ये, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब दो डिफरेंट, तो एक N15 डीएनए और एक क्या है, N14 डीएनए। उसके बाद स्टूडेंट्स अब यहाँ क्या है, हर इकोलाई सेल आपको पता है हर 20 मिनट्स में डिवाइड करती है, तो यहाँ डिवीजन में क्या हो गए, 40 मिनट्स हो गए। फिर उसके बाद जो नई जनरेशन आई, क्या ऑब्जर्व किया गया, उनमें हाफ तो क्या थे, हाफ डीएनए मॉलिक्यूल तो कैसे थे, 50% तो थे हाइब्रिड और 50% कैसे थे, लाइट डीएनए वाले। 50% इकोलाई सेल कैसी थी, जिसके अंदर लाइट डीएनए था। ये भी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट पे सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, जिसमें क्या मिला, दो तो हाइब्रिड मिले, हैवी है हाइब्रिड भी, तो वो क्या होंगे, थोड़ा नीचे की तरफ होंगे, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर, और जो N14 वाले डीएनए थे, लाइट डीएनए थे, वो कहाँ मिलेंगे, अपर सरफेस पे। कहाँ मिलेंगे, अपर सरफेस पे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका जो है, इससे क्या प्रूव होता है स्टूडेंट्स, इससे प्रूव होता है कि डीएनए का नेचर कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव, की हाफ करेक्टर तो जो है पेरेंट्स के सेव रहते हैं, कंजर्व रहते हैं नई जनरेशन में। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ देखा, इतने टाइम तक N15 मीडियम पे ग्रो कराने पे सारी सेल्स में क्या था, N15 डीएनए था, हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का, लेकिन जब मीडियम चेंज करा दिया, N14 दे दिया, तो क्या हुआ, एक तो पेरेंट का फिर भी आया, एक स्ट्रैंड तो N15 वाला आ गया, और एक कैसा हुआ, N14, जिसको क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड बन गए थे। तो स्टूडेंट्स इधर हाफ तो पेरेंट वाला ही आ गया, N15 वाला, और एक क्या हुआ, एक स्ट्रैंड नया आ गया, जिसके अंदर जो मीडियम में N14 था वो इकोलाई सेल में इनकॉर्पोरेट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है कि जो डीएनए है उसका नेचर कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये किसने दिया था, मिचेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, 1958 में ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपने देखा जेनेटिक्स में जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, सर्च हुई है, उनके पीछे एविडेंस दिखाए गए हैं, प्रूफ किया गया कि ये चीज है तो क्यों है, कैसे है। क्लियर? तो आपने जिस सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल देखा होगा, बैक्टीरियोफाज का पढ़ा था,
वैसे ही यहाँ भी हमने क्या बताया कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया कि किस वजह से है, कैसे कैसे हाफ के जो 1 DNA स्ट्रैंड है वो पेरेंट्स का ही आता है और एक स्ट्रैंड क्या होता है वो न्यूली सिंथेसाइज होता है। जैसे यहाँ N14 नया मीडियम प्रोवाइड किया गया था, वो तो नए मीडियम से न्यूली स्ट्रैंड बन गया और एक N15 वाला वो पेरेंट से ही आ गया। Clear students? So this experiment is clearly proves that the DNA is semi-conservative in nature. Okay students, till then keep revising. Thank you.